नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया लेक्चर लेके। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और उसके पीछे का रीज़न भी आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप सब ने मुझसे बार बार कमेंट बॉक्स में ये कहा कि बीएससी के लिए रे ऑप्टिक्स पढ़ाओ, बीएससी के लिए रे ऑप्टिक्स पढ़ाओ। तो हाजिर हो गया हूँ मैं आपके सामने एक और नई लेक्चर सीरीज लेके रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स फॉर बीएससी। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा क्या, दैट इज अवर ऑप्टिकल पाथ। तो हिंट डालो क्या, ऑप्टिकल पाथ। भाई ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मान लो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक ही मीडियम है। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ऐसे एक मीडियम अज्यूम कर लिया। मीडियम आप सब जानते हो सकता है ये वाटर हो सकता है ये ग्लास हो सकता है ये एयर हो सकता है ये कोई केरोसिन हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो सकता है। मीडियम है मान लो, और मान लिया इस मीडियम की जो मेरे पास लेंथ है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है, एस है। और इस मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है भाई, न्यू के बराबर है। ठीक है। नाउ अब एक लाइट यहां से ट्रेवल करी और यहां तक पहुंची। मान लो ये पॉइंट ए है और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है। एक लाइट रे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रही है और मैंने मान लिया इसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, v है। जो v क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है इन दिस मीडियम। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कि इस लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप सबका एक साथ आंसर आएगा कि जो टाइम टेकन बाय दिस लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस जो कि s के बराबर है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट जो कि v के बराबर है। तो टी ए बी इक्वल टू कितना आ गया, s अपॉन v आ गया। अब मैंने क्या किया, ये जो टाइम है इसको अपने दिमाग में नोट कर लिया। ठीक है। अब मैं इस टाइम को पकड़ के चल रहा हूं। अब जो मेरे पास लाइट यहां पर थी, मैं इस सेम लाइट को वैक्यूम में देख रहा हूं। यानी अब मैं कहां पर है, ये लाइट हमारी वैक्यूम में है, या बोल सकते हैं एयर में है, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी लगभग 1 के बराबर है। तो इसका मतलब एयर बोलो वैक्यूम बोलो, बात क्या है, एक ही है। ओके। और अगर ये वैक्यूम है तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी भाई, स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई इतने टाइम में, जो टाइम हमने यहां पर कैलकुलेट किया, इतने टाइम में ये लाइट इस वैक्यूम में कितना चलेगी। ये निकालना आसान है, मुश्किल है। मान लो इतने टाइम में ये लाइट इस पॉइंट P से निकली और पॉइंट Q पर पहुंची। मैंने अज्यूम कर लिया ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, x के बराबर है। क्या मैं ये x निकाल सकता हूं, P से Q तक पहुंचने में कितना समय लगा, इतना समय। मैं इतने टाइम में जानना चाहता हूं कि ये लाइट वैक्यूम में कितना चलेगी। तो भाई कितना चली, P से Q तक चली। अगर मैं निकालूं यहां से x इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है भाई हमारे पास यहाँ, c के बराबर है। टाइम कितना है मेरे पास यहाँ पर, t के बराबर है। जो मैंने यहाँ पर TAB लिखा है, थोड़ा सा इसको और सिंपल बनाने के लिए, ताकि मुझे AB बार बार ना लिखना पड़े, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, T लिख दे रहा हूं। तो मैंने यहां पर इसको T लिख दिया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से T की वैल्यू उठा कर यहां पुट कर रहा हूं। तो T इक्वल टू क्या है मेरे पास, यहां पर S अपॉन V के बराबर है। C पहले से है, C S अपॉन कितना आ गया, V आ गया। अब यहां पर ये जो मेरे पास X लेंथ निकल के आई, इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल पाथ। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ क्या है भाई, अगर मेरे पास कोई एक लाइट है, वो किसी मीडियम में s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से t टाइम में, तो उतने ही टाइम में वो लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ। वो किसके बराबर होगी, ऑप्टिकल पाथ के बराबर होगी। अब यहां पर हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वी नो दैट कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, c अपॉन v के बराबर होता है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर c अपॉन v की जगह ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास c इंटू टी आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू दिस डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम।
तो हम कभी कभी ऑप्टिकल पाथ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये मेरे पास म्यू इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हमने क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, और इनटू कितना आ जाएगा, दिस एस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन मीडियम, दिस इज अवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन मीडियम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन मीडियम, ठीक है। और ये म्यू क्या होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या निकल के आएगा, एक नई क्वांटिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ में थोड़ा सा और हम फोकस करें क्योंकि आगे काम आएगा, क्योंकि ये तो किसके लिए है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन आवर म्यू इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता, तो फिर क्या होता, देखो अगर ये कांस्टेंट होकर क्या होता है, वेरिएबल होता, जैसे मान लो ये मेरे पास एक मीडियम है और इस मीडियम में लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो जो म्यू की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, म्यू की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं, वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रही है, यानी पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, अलग अलग पोजीशन पर जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर मैं अब इस टाइप के मीडियम के लिए ये ऑप्टिकल पार्ट डिफाइन करना चाहूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा, समझना जरा बात को। मैं एक काम करूंगा, इस पूरे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लूं, इस पूरे मीडियम को मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, और मैंने मान लिया हर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, ds के बराबर है। नाउ दिस ds इज वेरी वेरी स्मॉल, जो ds है मेरा वो बहुत ही छोटा है। अगर ds मेरा बहुत छोटा है तो भाई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मैं मान सकता हूं कि बहुत ही कम चेंज है। तो भाई इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए या इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, इस ds लेंथ के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, पाथ लेंथ, सॉरी ऑप्टिकल पाथ dx इज इक्वल टू, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि लगभग कांस्टेंट होगा, न्यू इंटू कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब पूरे के लिए अगर मुझे ऑप्टिकल पाथ निकालना, क्या कर देंगे दोनों ओर, इंट्रीगेट, तो इंट्रीगेट म्यू इंटू ds आ जाएगा। बस मुझे छोटी सी बातें बतानी थी कि अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ को। क्लियर है इतनी बात, ओके। एक और चीज, ये जो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम है, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर, दैट इज अवर फर्मेट प्रिंसिपल। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, और उस हेडिंग, उस टॉपिक का नाम क्या होगा, फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट ने यह बोला कि अगर मान लो मेरे पास कोई लाइट है और वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो किस पाथ को फॉलो करेगी, इस बारे में उन्होंने कुछ कमेंट करा। क्या बोला कि भाई मान लो यहां पर एक मीडियम है, मैं वो मीडियम बना नहीं रहा हूं, बस हाइपोथेटिकली मान लो यहां पर एक मीडियम है, वैसे मेरी क्लास, इस क्लास में भी मीडियम है, इस रूम में भी मीडियम है जो कि एयर है, वैसे अगर लाइट वाटर के अंदर है तो मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वैसे ग्लास के अंदर है तो मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो मान लो यहां पर एक कोई रैंडम मीडियम है और उस मीडियम में दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट यहां पर ये क्या है भाई, बी है। फर्मेट ने ये बोला कि अगर कोई लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहती है तो उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के अलोंग लाइट को जाने में सबसे कम समय लगेगा। यानी अगर लाइट पॉइंट ए से निकली और पॉइंट बी तक पहुंची, हाँ बीच में यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और जितने भी फिनोमेना होते हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड वो यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, और लाइट पॉइंट ए से निकलकर पॉइंट बी तक पहुंच रही है, तो वो लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के अलोंग लाइट को सबसे कम समय लगेगा। क्या लगेगा, सबसे कम, लीस्ट टाइम लगेगा। इस बारे में बोला, क्या बोला कि भाई लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिसके अलोंग लाइट को चलने में सबसे
कम समय लगेगा। यानी अगर मेरे पास मान लो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है, मान लो लाइट पाथ 3 से गई, इसको टाइम t3 लगा। जब लाइट पाथ 2 से गई, इसको टाइम t2 लगा। जब लाइट पाथ 1 से गई, इसको टाइम t1 लगा। और अगर t1 इन तीनों में सबसे कम है तो लाइट इस t1 से ही जाएगी। और इसके अगल वो चाहे कितने ही पाथ बना दूं, ये जो टाइम t1 होगा उन सारे पाथ से जाने में लगे समय से सबसे कम होगा। तो लाइट उस पाथ को चूज करती है जिस पाथ से जाने में लाइट को सबसे कम समय लगता है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच इन एनी मीडियम। अब ये बात बिल्कुल सही थी। जैसे यहां मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया और यहां से लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी या इस तरह से अपने पाथ को सेलेक्ट करेगी कि उसको जाने में सबसे कम समय लगेगा। यानी लाइट अगर इस पाथ से जाएगी उसको सबसे कम समय लगेगा। ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन तभी आता है खतरनाक सा ट्विस्ट। अगर मैं इस प्लेन मिरर को एक स्फेरिकल मिरर से रिप्लेस कर दूं कि ये लाइट आ रही है और मैं इसको एक स्फेरिकल मिरर से ऐसे रिप्लेस कर दूं, तो भाई ऐसे रिफ्लेक्ट होगी लाइट। अब इस समय ये देखा गया कि जो लाइट ने उस पाथ को फॉलो किया जहां पर उसने सबसे ज्यादा टाइम लिया। यानी जो फर्मेट ने बोला वो तो गलत हो गया। फर्मेट क्या बोल रहे हैं, लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के अलोंग उसे सबसे कम समय लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इस प्लेन मिरर को एक स्फेरिकल मिरर से रिप्लेस किया तो क्या देखा गया, लाइट उस पाथ को फॉलो कर रही है जहां पर उसे सबसे ज्यादा समय लेना पड़ रहा है। यानी मैक्सिमम टाइम जिस पाथ के अलोंग होगा उस पाथ को लाइट फॉलो कर रही है। सिर्फ इस केस में नहीं, और भी यहां बहुत सारे केस थे। अगर मैं यहां पर लेंस ले लूं, एक ये भी कहीं सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो यहां पर जब ऐसे लाइट डाली गई तो लाइट ने वो पाथ फॉलो किया जहां पर उसने सबसे ज्यादा टाइम लिया। ऐसे ही अगर मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है यूं करके, तो यहां पर लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जहां पर वो सबसे ज्यादा समय ले रही है। क्या फर्मेट का प्रिंसिपल गलत हो गया? आंसर है गलत तो नहीं हुआ, फर्मेट ने हार नहीं मानी। तो फिर और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किए, अलग अलग जो मैथमेटिकल टूल्स थे उनकी हेल्प से उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल को और मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बात बोली समझना जरा। पहले क्या बोला था कि भाई लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिसके अलोंग टाइम टेकन क्या होगा भाई, मिनिमम होगा। टाइम टेकन क्या होगा, मिनिमम होगा, या बोल सकते हैं लीस्ट होगा। क्या होगा, लीस्ट होगा। लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई किया। क्या किया, मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद क्या बोला कि जो टाइम टेकन होगा हमारा, जो टाइम टेकन होगा, एक छोटा सा वर्ड में चेंज किया, वो एक्सट्रीमम होगा। क्या होगा भाई, जो टाइम टेकन होगा वो एक्सट्रीमम होगा। अब आपको जब एक्सट्रीमम सुनाई दिया तो आपको क्लास 12th के मैथ्स का एक चैप्टर याद आना चाहिए। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने वहां पर एक्सट्रीमम पढ़ा हुआ था कि हम किस तरह से किसी फंक्शन का एक्सट्रीमम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पर ही वही एक्सट्रीमम है। क्या मतलब होता है एक्सट्रीमम का? एक्सट्रीमम का मतलब होता है आइदर मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी। आइदर मैक्सिमम, मिनिमम और स्टेशनरी। यानी जो फर्मेट थे उनका क्या कहना था कि अगर एक लाइट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है इन एनी मीडियम, तो वो जितना टाइम लेगी वो या तो मिनिमम होगा, या वो मैक्सिमम होगा, या फिर वो स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी होने का मतलब पाथ को चेंज करने पर टाइम चेंज नहीं होगा। अगर मैं पाथ में छोटा सा चेंज करता हूं तो वहां पर टाइम में चेंज नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। एक्सट्रीमम का मतलब क्या हुआ कि भाई या तो वो मैक्सिमम होगा या फिर वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है या फिर उसको समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई इस एक्सट्रीमम का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल सुनो, सब समझ में आने लग जाएगा। देखो इस पर अभी फोकस करते हैं, एक्सट्रीमम पर। थोड़ी देर के लिए फर्मेट प्रिंसिपल से अपना ध्यान हटाओ और इस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करो। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y = x²। ठीक है,
मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, या उससे पहले इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो भाई, कैसा ग्राफ आएगा। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और हम सब जानते हैं इसका ग्राफ कैसा आने वाला है, इस टाइप का ग्राफ आने वाला है। ठीक है, मैंने बना दिया इसका ऐसा ग्राफ। अब ग्राफ आने के बाद अगर मैं एक काम करूं, इस y का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। जो डिफरेंशिएट करके आया, अगर मैं उसको 0 के बराबर रख दूं तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपने क्लास 12th में पढ़ा था कि x इक्वल टू 0 पर y या तो क्या होगा, मिनिमम होगा, या फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखते हैं क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते थे, इस y को एक बार और डिफरेंशिएट करते थे, तो क्या आ जाएगा देखो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहां इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, और मेरा 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में x की इस वैल्यू के लिए y क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। y क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। x इक्वल टू 0 के लिए y मिनिमम होगा, x इक्वल टू 0 के लिए y मिनिमम होगा। ग्राफ को ध्यान से देखो, x की वैल्यू घट रही 0 पर मिनिमम, फिर बढ़ रही, फिर जाएगा आए वो। ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 पर क्या है, मिनिमम है। तो ये क्या है भाई, एक्सट्रीमम है, और अभी एक्सट्रीम की वैल्यू क्या आई, मिनिमम आई। ऐसे ही अगर मेरे पास एक और फंक्शन हो, देखो कौन सा फंक्शन हो, कुछ ऐसा हो, y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा ग्राफ आएगा भाई, यहां पर दो एक्सेस ड्रॉ कर देंगे पहले हम। एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है, इसको मैंने एक्स एक्सेस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सेस बोल दिया। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, उल्टा पैराबोला ऐसा कुछ बन जाएगा, बन गया। अब एक काम करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका एक्सट्रीमम निकालना है। तो देखो भाई, एक काम करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, यानी क्या निकाल देंगे हम यहां से, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल देंगे। कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2x आ जाएगा। फिर इसको 0 के रख दो, रख दिया मैंने 0 के बराबर, रख दिया भाई। जैसे ही 0 के बराबर रखा, x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा। अब मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा मुझे नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी लेस देन 0, यानी क्या आ गया ये, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आया डबल डेरिवेटिव y का, तो इसका मतलब यहां पर x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या ऐसा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, देखो x बढ़ रहा है, लेकिन y नेगेटिव, यहां पर x इक्वल टू 0 पर 0, फिर x बढ़ा, लेकिन फिर क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यहां पर y क्या है, मेरा मैक्सिमम है। तो इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम बोलते हैं। यानी कोई फंक्शन या तो क्या होगा, मिनिमम होगा, या फिर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बारी है किसकी भाई, स्टेशनरी की। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है भाई, स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि वो चीज चेंज नहीं हो रही है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है y, और ये t का फंक्शन है। जो y है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। अगर मैं t में छोटा सा वेरिएशन करता हूं तो y में मुझे कुछ भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं या ऐसे बोलो, मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है y, और अगर मैं यहां पर पाथ में या बोल सकते हैं ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा सा चेंज करता हूं तो y में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्चुअल में जो चीज हम यहां कर रहे हैं ना, कहां पर देखो, मैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख रहा हूं, तो यहीं पर तो एक्सट्रीमम निकल रहा है। अब स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ भाई, जो भी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकल के आएगी वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। ठीक है, यानी ये जो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जो पुट कर रहा हूं, यहां पर ही मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया। तो अगर मुझे एक्सट्रीमम निकालना है और बहुत कम चेंज है, बहुत कम चेंज है, इनफैटिबली स्मॉल वेरिएशन है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको डेल्टा y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। मैं ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है। जैसे मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो यहां से किसी कंडीशन निकल के आएगी, एक्सट्रीमम की कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये हमने थोड़ा सा किस फोकस किया अभी,
एक्सट्रीमम पर फोकस किया। अब दोबारा से कहाँ आते हैं, अपने फर्मेट प्रिंसिपल पर आते हैं। क्या कहना है फर्मेट प्रिंसिपल का कि भाई अगर कोई लाइट मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ के अलोंग क्या होगा, जिस पाथ के अलोंग टाइम टेकन एक्सट्रीमम होगा, या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा, देखो सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पर। फर्मेट प्रिंसिपल ऐसे आप हिंट डालोगे। सबसे पहले क्या बोला फर्मेट ने, द एक्चुअल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स टेकन बाय बीम ऑफ लाइट इज द वन विच इज ट्रेवल्ड इन द लीस्ट टाइम। लेकिन ये बात क्या होगी, गलत होगी। अब स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट एंड स्लाइटली इनकरेक्ट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फर्मेट प्रिंसिपल इज द एक्चुअल रे path between 2 points is the one for which the time taken is extremum। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, जिसके लिए टाइम टेकन क्या होगा हमारा, एक्सट्रीमम होगा। उसके बाद क्या बोला, a ray of light, या फिर इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं, a ray of light is passing from one point to another point through a set of medium by any number of reflection और refraction। देखो भाई अगर कोई लाइट है मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो भाई रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। वही यहाँ पर लिखा है, एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ट्रेस ए पाथ अलोंग विच द ऑप्टिकल पाथ इज आइदर मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, द एक्चुअल पाथ रे बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द वन फॉर विच द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये कुछ नई बात बोली भाई, द ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ पाथ। स्टेशनरी का मतलब वो मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। अगर उनमें से कुछ भी है, अगर मिनिमम है तो उसकी वैल्यू फिक्स है, अगर मैक्सिमम है तो वो वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो ये मेरे पास जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये कुछ नया है। अब ये कैसे आया, यही हमारा आगे का डिस्कशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्मेट प्रिंसिपल को मैथमेटिकली यहाँ पर देखेंगे। तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ और आई होप आपको ये दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा, ठीक है, वैसे काफ़ी बड़ा है। चलो भाई अब इस चीज को हम मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया फर्मेट प्रिंसिपल को। ओके, नाउ मैथमेटिकल डिस्कशन। मैथमेटिकल डिस्कशन ऑन फर्मेट प्रिंसिपल, ऑन फर्मेट्स प्रिंसिपल। ठीक है, देखो भाई मान लो एक मीडियम है मेरे पास। इस मीडियम में एक लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से लेकर यहां तक गई। अब इस मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, जो कि वेरिएबल है। यानी जो मीडियम है ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस मीडियम है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है। अगर अलग अलग पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो हम जानते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पर स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी जो ये यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लेगा वो मुझे निकालना है, क्योंकि टाइम की बात तो करता है। हमें निकालना है कि भाई ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी लाइट। ओके, कैसे निकालेंगे देखना जरा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा ऐसे लेंथ एलिमेंट अज्यूम कर ले रहा हूं। लेट अस से दिस लेंथ एलिमेंट इन दिस पाथ इज ds, ठीक है। और मैं मान ले रहा हूं इस पॉइंट पर जो स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, v है, ठीक है। इस पॉइंट पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v है। अब v स्पीड से ds लेंथ कवर करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू, बताओ मुझे क्या बोलना है, क्या निकालना है कि ds लेंथ ट्रेवल करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा जब वो v स्पीड से चल रही है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो होता क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लगा देंगे यहाँ पर। देखो अगर डिस्टेंस बहुत छोटी है तो टाइम भी बहुत छोटा होगा, इसको मैंने डी टाउ बोल दिया। तो डी टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ds अपॉन कितना आ जाएगा, ds अपॉन में कितना आ गया भाई हमारा, v आ गया। तो दिस इज अवर टाइम टेकन, कि भाई छोटी सी लेंथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, ds अपॉन v के बराबर टाइम लगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई a से b जाने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे। तो टाइम टेकन बाई टाइम
टेकन बाय लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्या कर देंगे इसको हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन डी एस अपॉन वी आ गया। डी टाउ का इंटीग्रेशन कितना होता है, टाउ होता है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस अपॉन वी। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल ये जो मेरे पास टाइम होगा ये क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा, दिस टाइम मस्ट बी एक्सट्रीमम। ये टाइम क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। एक्सट्रीमम होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है डी एस अपॉन वी, दिस इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, और वो मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यू आएंगी वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई, स्टेशनरी होनी चाहिए। तो दिस इंटीग्रेशन मस्ट बी आइदर मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी। ठीक है, नाउ अब इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा समझना। ये मैंने क्या लिखी, स्पीड ऑफ लाइट लिखी है। यहाँ पर एक चीज हम जानते हैं, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो एज वी नो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सी अपॉन वी के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से वी निकालने को जाऊंगा तो सी अपॉन न्यू आ जाना है। ये वैल्यू यहाँ से उठाओ इधर रखो तो क्या आ जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज, अगर मैं खाली टाइम निकालूं यहाँ से, ए से बी जाने में लगा टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस अपॉन ये वी है, वी की जो कितना आ गया, सी अपॉन न्यू आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, न्यू इंटू डी एस बच गया। ठीक है, तो यहां से मैं टाउ इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन दिस इज न्यू इंटू डी टाउ आ गया। ठीक है, अब फॉर्मेट अगेन क्या कहते हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी होनी चाहिए, ये जो टाइम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आइदर इट हैज टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, और जो भी उसकी वैल्यू होगी दैट हैज टू बी स्टेशनरी, दैट हैज टू बी स्टेशनरी, और वी कैन से कंबाइनली एक्सट्रीमम। इस टर्म ने क्या होना चाहिए, या इस टाइम ने क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और समझना, ये मेरे पास क्या है, 1 अपॉन सी है, एक चीज ये यहां पर क्या आएगा, ऐसा आएगा ds। ठीक है, एक चीज यहां समझना, ये मेरे पास क्या है, 1 अपॉन सी है, यानी सी यानी स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है, वो इस पर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी कि भाई मैक्सिमम होने में, मिनिमम होने में और स्टेशनरी होने में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको हटा के लिखूं यहां पर, तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन बचता है। अब इस इंटीग्रेशन को मैं ध्यान से देखूं, ये क्या लिखा है यहां पर, देखो ये जो इंटीग्रेशन यहां पर लिखा है ये क्या है एक्चुअल में, ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है। अगर मैं 2 स्टेप पीछे जाता हूं, देखो यहां पर यही तो है वो, यानी, और ये है क्या, हमारा ऑप्टिकल पाथ है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन यहां पर है, दिस इज अवर ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ ने क्या होना चाहिए, यानी इस ऑप्टिकल पाथ ने क्या होना चाहिए, आइदर मिनिमम होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, यानी हम फर्मेट प्रिंसिपल को ऐसे भी कोड कर सकते हैं कि लाइट उस पाथ से होकर ट्रेवल करेगी जिस पाथ के अलोंग ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू क्या होगी, या तो मिनिमम होगी, या मैक्सिमम होगी, या स्टेशनरी होगी, या क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीमम होगी। क्या होगी, एक्सट्रीमम होगी। तो हम ये जो लास्ट वाली लाइन है ये यहीं से निकल के आई, यानी इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब हमें ये लास्ट वाली जो लाइन है वो समझ में आ गई कि हमने कैसे लिखी। तो कैसे लिखी भाई, ऐसे लिखी, यानी इसने क्या होना चाहिए, हमारा स्टेशनरी होना चाहिए या एक्सट्रीमम होना चाहिए। अगर ये स्टेशनरी है, इफ दिस क्वांटिटी इज स्टेशनरी, इसका मतलब अगर मैं इसका डेल निकालूंगा, देखो अगर यहां पर y स्टेशनरी है तो डेल ऑफ y कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर ये पूरी क्वांटिटी स्टेशनरी है, यानी अगर ये क्वांटिटी स्टेशनरी है तो यहां पर यानी पूरा जो टाइम है वो स्टेशनरी है। तो अगर मैं यहां पर क्या बोलूं, जो डेल टाउ, इफ, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेल टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहीं से तो हम एक्सट्रीमम निकालते हैं। तो किसी कंडीशन लगाई मैंने,
एक्सट्रीमम की कंडीशन लगाई, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया, आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो और क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेल इंटीग्रेशन म्यू इंटू डी एस, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। या फिर हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर देखो, यहां मैंने कुछ और चीज भी लिखी थी, ये है, अगर मैं इसका डेल निकालूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, निकाल दो। अगर मैं ऐसा क्या निकालूं, ऐसा लिखूं, डेल ऑफ इंटीग्रेशन डी एस अपॉन वी, ये कितना होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमम। यानी एक्सट्रीमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसको किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं, तभी हम यहाँ स्टेशनरी कंडीशन या मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे डिस्कस करते हैं, एक सिंपलेस्ट मीडियम की बात करते हैं। देखो अभी तक जो मीडियम था वो नॉन होमोजीनियस था, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही थी। नाउ फॉर होमोजीनियस मीडियम, फॉर होमोजीनियस मीडियम, अगर मेरा मीडियम कैसा हो, होमोजीनियस हो, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है इसकी वैल्यू क्या हो हमारे पास, कांस्टेंट हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अब मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास एक होमोजीनियस मीडियम है, उस मीडियम में मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिया है, तो यहाँ म्यू ले लेंगे, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। अब देखो, मान लो ये एक लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी में इस पाथ के अलोंग मूव करी, ठीक है, और लाइट किस पाथ को चूज करेगी, जिस पाथ के अलोंग जो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा, यानी आइदर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो हमें बताना है कि भाई इस होमोजेनियस मीडियम के लिए इस लाइट का पाथ कैसा होगा, ये हमें बताना है। अब जरा समझना कैसे बताएंगे। मान लो ये जो लेंथ है, मान लो लाइट इस पाथ से ट्रेवल करी, अब ये जो पाथ है कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कोई कर्व होगा, ये हमें बताना है। मान लो ये जो मेरे पास पाथ इसने कवर किया ए से लेकर बी तक, इसकी लेंथ कितनी है भाई, एल के बराबर है। अब अगर ये वो पाथ है जिसके अलोंग लाइट मूव करी है, जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करी है, तो भाई इस पाथ के अलोंग ये जो इंटीग्रेशन अगर निकालूंगा मैं, म्यू इंटू डी एस, इसने कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। इसने क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए, यानी इसने आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए। अगर ये एक्सट्रीमम है, इसका मतलब अगर इसको मैं डेल निकालूंगा, डेल म्यू एस निकालूंगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जो यहाँ म्यू है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेल से भी बाहर आ जाएगा, बिकॉज क्या है कांस्टेंट है। तो म्यू इंटू क्या आ जाएगा, डेल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आई इतनी, ओके। अब म्यू इधर आ गया, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू 0। देखो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, एल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, बिकॉज डी एस कहीं एलिमेंट होगा ना इस पाथ में, यहाँ पर ये डी एस है हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां से डेल ऑफ एल इक्वल टू कितना आया, 0 आया। यानी अगर ये वो पाथ है जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल की है, तो इस पाथ ने इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और ये कंडीशन कौन फॉलो करता है, जब कोई फंक्शन कैसा होता है, एक्सट्रीमम होता है। इसका मतलब जो एल है मेरा वो क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा। ये जो मेरे पास एल है ये क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा। यानी इस एल की वैल्यू या तो क्या होगी, मिनिमम होगी, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बताओ क्या होगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। ये तो हमने यहां से प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि एल की वैल्यू इन दो पॉइंटों के बीच या तो वो मैक्सिमम होगी या वो मिनिमम होगी। अब वो क्या हो सकती है, सोचो जरा। पहले देखते हैं, मैक्सिमम फोकस करते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि एल की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो क्या हो सकती है। एक ने कहा भाई जो एल की मैक्सिमम वैल्यू है वो यही है जो दिख रही है आपको बोर्ड पे। एक ने कहा नहीं नहीं वो ये है क्योंकि ये बड़ा है इससे, ये जो लेंथ है ये इससे बड़ी है। एक तीसरा आया उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं ये होगी। एक चौथा आया उसने कहा नहीं नहीं ये मैक्सिमम लेंथ नहीं है, लाइट ऐसे ट्रेवल की है इस पाथ के अलोंग, इसकी लेंथ इससे ज्यादा है। तो भाई मैं चाहे कितने ही
लंबा यहाँ पर पाथ लेंथ चूज कर लो लाइट के लिए, कितना ही मैक्सिमम बोल दो अपनी ओर से, कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा जो कहे कि नहीं पाथ इससे भी ज्यादा हो सकता है। यानी मैक्सिमम होने की तो लिमिट ही नहीं है यहाँ पर, यानी हम मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इन दो पॉइंटों के बीच की जो पाथ लेंथ होगी, एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या होगी? मिनिमम होगी। अब एक किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम पाथ लेंथ कितनी होती है या क्या होती है? याद करो यूक्लिड को, क्या बोला था उन्होंने कि भाई अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं तो उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी या मिनिमम जो पाथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। यानी अगर मेरे पास एक होमोजीनियस मीडियम है और उस होमोजीनियस मीडियम में कोई लाइट जा रही है तो उसका पाथ कैसा होने वाला है? स्ट्रेट लाइन होने वाला है, क्योंकि पाथ लेंथ को क्या होना पड़ेगा? इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम को फॉलो करना पड़ेगा। मैक्सिमम हो नहीं सकता क्योंकि डिफाइन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसने क्या होना है? मिनिमम होना है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन कब कब? जब मीडियम कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसी मीडियम में लाइट एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगी या मूव करेगी। तो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, और वी कैन से जो हमने फर्स्ट चीज सीखी किसकी हेल्प से? फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से आज के इस लेक्चर में। कल हम सीखेंगे क्या कि किस तरह से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।